मेरा नाम है गुलजार अली और आप मुझे देख रहे हैं द केमिस्ट्री क्लासरूम चैनल पर। हमने क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है जिसमें पीएमसी का सिलेबस केमिस्ट्री का मैं अपलोड कर रहा हूँ। आज एक और चैप्टर के साथ आ रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट ईयर के 2 चैप्टर रह जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह जल्दी करूँगा। आप लोग बोलते हैं सर जल्दी करें, जल्दी मैं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जितनी जल्दी हो सक रहा है वो जल्दी है। हो सकता है आपके हिसाब से वो जल्दी ना हो मिले हो, लेकिन मैं अपनी फुल एफर्ट्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख दिया है ताकि कम टाइम में ज़्यादा काम हो सके। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं हीट चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेस होती हैं उसे क्या बोला जाता है? थर्मोकेमिस्ट्री। अब एनर्जी को मैंने डिफाइन किया। एनर्जी क्या है? काम करने की सलाहियत, उसे एनर्जी बोला जाता है। एनर्जी को मेजर किसमें किया जाता है? जूल में। ऐसा निजाम, ऐसा सिस्टम में इसका यूनिट जूल है। कैलोरी में भी मेजर किया जाता है। और 1 जूल में कितने बराबर? 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। काफी दफा ये सवाल आ चुका है, नोट कर लो। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मेन टाइप्स हैं पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन रिलेटेड टू अदर ऑब्जेक्ट। किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं इसकी पोजीशन रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट या स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स केमिकल बॉन्ड। पोजीशन की वजह से या केमिकल बॉन्ड की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू डिफरेंस इन टेंपरेचर। तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर टेंपरेचर का फर्क है तो उनके बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज होगी वो किस फॉर्म में होगी? हीट की फॉर्म में। उसके बाद है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। वो रिएक्शन जिनमें मटेरियल के साथ साथ एनर्जी भी चेंज हो, वो रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की 2 मेन टाइप्स हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब है इन, थर्म का मतलब है हीट। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसका मतलब रिएक्टेंट को हीट देंगे तो वो प्रोडक्ट बनाएगा। ग्राफ में बनाओ तो ये रिएक्टेंट, इसको हमने हीट दी, इसने ये प्रोडक्ट बनाया। तो आप देखें रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए हम कहा कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये एग्जांपल है C+H2 COH2 डेल्टा H पॉजिटिव। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है। N2O2 जिसकी एंथैल्पी इतनी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब है आउट, थर्म का मतलब हीट। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज हो वो रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। अब देखें प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, और इसके लिए डेल्टा H क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। मींस एनर्जी इज रिलीज्ड। हीट ऑफ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज्ड when reactant is converted into product। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसे हीट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। थर्मोकेमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के दौरान या एनर्जी एब्जॉर्ब दिखाए या एनर्जी रिलीज दिखाए, तो उसे क्या बोला जाएगा? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे ये है, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, ये है, ये क्या है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। ठीक है। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो हीट, डायनेमिक्स जो निकला है वो ड्यूनामिक्स से निकला है जिसका मतलब है पावर। ये क्या है? इंटर कन्वर्जन है हीट का दूसरी फॉर्म्स में या दूसरी फॉर्म्स का किस में? हीट में। ठीक है, इंटर कन्वर्जन है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है। सिस्टम, सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। दुनिया का वो हिस्सा जिसे पढ़ा जाए, गौर किया जाए, वो सिस्टम, वो शय क्या कहलाएगी? सिस्टम। सिस्टम को छोड़ने के बाद बाकी जो सारी चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग। एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग। तो अगर हम बोले कि भाई थर्मोडायनेमिक्स में कायनात क्या है? कायनात बड़ी छोटी है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, लेकिन इसको वसी करो तो वसी तर होती जाएगी। सिस्टम सराउंडिंग मिलते हैं तो ये क्या बन जाती है? यूनिवर्स। ठीक है, इसको देखो, नोट करो, समझो जी।
तो हम देखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम क्या डील करते हैं? हम डील करते हैं हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। फिर एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी की दो फॉर्म्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी को मेजर किया जाता है जूल में, कैलोरी में भी मेजर करते हैं। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.18 जूल। उसके बाद हमने देखा थर्मोकेमिकल रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें मटेरियल के साथ साथ एनर्जी भी चेंज हो, वो रिएक्शन थर्मोकेमिकल कहलाएंगे। उसमें एंडो भी है, एक्सो भी है। एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। एंडो के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एक्सो के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। वो इक्वेशन जो आपको हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई, रिलीज हुई, वो दिखाए तो वो इक्वेशन कहलाएगी थर्मोकेमिकल इक्वेशन। फिर हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में इंटरकन्वर्जन हीट वर्क की आपस में होती है। थर्मोडायनेमिक्स में टर्म है सिस्टम। सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के बाकी चीजें क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा यूनिवर्स। इसको आप डिटेल में देखें। हाँ जी, तो हमने सिस्टम पढ़ा था। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम से पहले एक टर्म पढ़ लेते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? रियल और इमेजिनरी लाइन that separates system from surrounding। वो लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे, वो लाइन क्या कहलाएगी? बाउंड्री। ठीक है, रियल और इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड एज बाउंड्री। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। अब बाउंड्री कैन बी डायाथर्मिक, बाउंड्री कैन बी एडियाबैटिक। डायाथर्मिक का मतलब है बाउंड्री कंडक्टिंग हो सकती है, बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग हो सकती है। बाउंड्री कंडक्टिंग, बाउंड्री कैन बी नॉन कंडक्टिंग। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम on the basis of exchange of matter and energy, there are 3 types of system। सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं? 3। मैटर और एनर्जी के एक्सचेंज के बेस पर। पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जो मैटर भी एक्सचेंज करे, एनर्जी भी एक्सचेंज करे। एक्सचेंजेस both matter and energy with surrounding। सराउंडिंग के साथ मैटर भी एक्सचेंज करे, एनर्जी भी एक्सचेंज करे, वो सिस्टम कहलाएगा ओपन सिस्टम। मान लो ये बीकर पड़ा हुआ है, इस बीकर में पानी रख दो। अब इसमें पानी और ऐड भी कर सकते हो, इससे पानी निकाल भी सकते हो। बीकर को हीट भी कर सकते हो, बीकर को ठंडा भी कर सकते हो। तो ये सिस्टम कहलाएगा ओपन सिस्टम। नंबर 2, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है? विच exchanges only energy not matter। जो एनर्जी एक्सचेंज करे लेकिन मैटर एक्सचेंज ना करे, वो क्लोज सिस्टम कहलाएगा। मान लो यही बीकर ले लें, पानी भर दें, इसको ढक्कन लगा दें, बंद कर दें। अब बीकर से मैटर तो नहीं जा सकता, लेकिन इसी बीकर को गर्म करें तो
गर्म हो जाएगा, ठंडा करें तो ठंडा हो जाएगा, तो ये कहलाएगा क्लोज सिस्टम। नंबर 3, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? विच नीदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी, ना मैटर एक्सचेंज करे ना एनर्जी एक्सचेंज करे, वो सिस्टम क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। यही बीकर हो, बल्कि थर्मास जो चाय के लिए या ठंडे पानी के लिए यूज करते हैं, थर्मास फ्लास्क, तो वहां पर ठंडी चीजें ज्यादा अरसे तक ठंडी रहती हैं, गर्म चीजें ज्यादा अरसे तक गर्म रहती हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट क्या है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंडीशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम की कंडीशन के बारे में बताना क्या है? स्टेट। सिस्टम का ये टेम्परेचर है, सिस्टम का ये प्रेशर है, सिस्टम का ये वॉल्यूम है। ठीक है, हर किसी का अपना अपना सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, और सिस्टम वो जिस पे गौर करें। अब सिस्टम स्टेट क्या हो सकती है? स्टेट दो किस्म में हुई है, 2 टाइप्स। पहली को बोला जाएगा इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट बिफोर एनी ऑपरेशन, बिफोर एनी ऑपरेशन, किसी रद्दो बदल से पहले, वो है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को सबस्क्रिप्ट में 1 लगा के जाहिर करते हैं। जैसे वॉल्यूम को V से जाहिर करते हैं, तो इनिशियल वॉल्यूम होगा V1। टेम्परेचर को T से जाहिर करते हैं, तो इनिशियल टेम्परेचर होगा T1। एंथैल्पी को H से जाहिर करते हैं, तो इनिशियल एंथैल्पी H1। एंथैल्पी क्या है? टॉपिक आएगा, इधर पढ़ेंगे हम। उसके बाद है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट क्या है? आफ्टर एनी ऑपरेशन, किसी ऑपरेशन के बाद वाली स्टेट क्या कहलाती है? फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट को सबस्क्रिप्ट में 2 लगा के जाहिर किया जाता है। जैसे फाइनल एंट्रोपी, एंट्रोपी को ऐसे जाहिर करते हैं, तो फाइनल के लिए क्या होगा? ऐसे। फाइनल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। जब सिस्टम इनिशियल से फाइनल गया, तो अब एक और चीज जरूरी है जिसे बोला जाएगा चेंज ऑफ स्टेट, तब्दीली। चेंज ऑफ स्टेट कैसे निकाला जाता है? डिफरेंस बिटवीन फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। और चेंज के लिए क्या जाहिर करते हैं हम? डेल्टा। मिसाल के तौर पर चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H, ये बराबर किसके होगा? डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। चेंज इन टेम्परेचर कैसे जाहिर करेंगे हम? डेल्टा T। डेल्टा T बराबर किसके होगा? T2 माइनस T1। समझ में आने का? ये है चेंज ऑफ स्टेट। अब इसके अलावा टर्म्स हैं इंटरनल एनर्जी E। इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ
ऑल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम के अंदर सारी काइनेटिक एनर्जी सारी से मुराद मेरी क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल की वजह से, ठीक है। तो इन सारों का जो मिलाप है, उस मिलाप का नाम क्या है? इंटरनल एनर्जी। याद रखें, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी डिटरमिन नहीं की जा सकती। तो हम किस में इंटरेस्टेड हैं? वी आर इंटरेस्टेड इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और हमारा काम चेंज इन इंटरनल एनर्जी से हो जाएगा तो हम इसी को डील करेंगे। समझ में आ रही बात? तो देखें इसको। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको गौर किया जाए, पढ़ा जाए, वो सिस्टम को छोड़ के बाकी चीजें सराउंडिंग मिला के यूनिवर्स बनेगा। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो शे सेपरेट करती है वो बाउंड्री कंडक्टिंग हो सकती है तो डायथर्मिक, बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग हो सकती है तो एडियाबैटिक। सिस्टम की टाइप्स 3 हैं। ओपन सिस्टम जो मैटर एनर्जी दोनों एक्सचेंज करे, क्लोज सिस्टम जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करे, आइसोलेटेड सिस्टम जो कुछ भी एक्सचेंज ना करे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे? स्टेट ऑफ सिस्टम की हालत को डिस्क्राइब करना स्टेट कहलाता है। स्टेट किसी ऑपरेशन से पहले तो इनिशियल है, ऑपरेशन के बाद है तो फाइनल है। फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे तो ये चेंज ऑफ स्टेट कहलाएगा, ठीक है। इनिशियल के लिए सब स्क्रिप्ट में 1 लगाया जाता है, फाइनल के लिए सब स्क्रिप्ट में 2 लगाया जाता है। और इंटरनल एनर्जी तमाम एनर्जीज का सम, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, तो उसे इंटरनल एनर्जी कहेंगे। एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी हम फाइंड नहीं कर सकते, चेंज फाइंड करते हैं। अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो डेल्टा ई प्लस होगा, घटेगी तो डेल्टा ई नेगेटिव होगा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो अगर इसका जवाब पॉजिटिव है तो माना इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, इसका जवाब नेगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी घटी है। तो आप इसको देखें पूरा। थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम थर्मोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अब है थर्मोडायनेमिक फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या है? द चेंज इन thermodynamic quantity is called as thermodynamic function, ठीक। चेंज इन thermodynamic quantity is called thermodynamic function, ठीक है। या अब थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में जो चेंज है उसे कब बोला जाएगा? थर्मोडायनेमिक फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की देयर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स हैं। पहली को बोला जाता है स्टेट फंक्शन, दूसरी को बोला जाता है पाथ फंक्शन, ठीक। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि वो क्वांटिटी जो स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ फंक्शन वो क्वांटिटी जो पाथ पे डिपेंड करे, ठीक है। thermodynamic function which depend on initial and final state but independent of followed path। जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे लेकिन फॉलोड पाथ पे डिपेंड ना करे तो वो कहलाएगा स्टेट फंक्शन,
अब जैसे स्टेट फंक्शन कौन है, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हैं, दे आर स्टेट फंक्शन। पॉइंट नंबर 2, पाथ फंक्शन। नाम से ही जाहिर है कि किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे। थर्मोडायनेमिक फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन फॉलोड पाथ, रास्ते पे डिपेंड करे, ठीक है, किस पे डिपेंड करे, रास्ते पे डिपेंड करे, तो उसे क्या बोला जाएगा, थर्मोडायनेमिक फंक्शन, नहीं पाथ फंक्शन। अब दो हैं, एक है हीट, दूसरा वर्क। ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं पाथ पर, ठीक है, पाथ चेंज, ये वैल्यू चेंज। लेकिन स्टेट फंक्शन, कोई भी पाथ हो, स्टेट फंक्शन की सेम वैल्यू आएगी अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है आपकी, सेम। इसके बाद है मैक्रो स्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रो का मतलब है लार्ज, ठीक है, स्कोप माना देखना, टू सी, टू स्टडी, टू ऑब्जर्व। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, दोज प्रॉपर्टीज which are measured as a whole, not the part of the system। वो प्रॉपर्टी जो एज अ होल मेजर की जाएं, ना कि किसी पार्ट की मेजर की जाएं, तो वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाएगी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जैसे मैं बोलूं भाई इस रूम का टेम्परेचर सपोज कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये टेम्परेचर किसका हुआ, पूरे रूम का, ना कि पूरे रूम, ना कि रूम के किसी हिस्से का। सेम केस अगर मैं बोलूं भाई प्रेशर कितना है 1 atm, तो ये प्रेशर किसका है, ये प्रेशर है इस पूरे रूम का। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं दो किस्मों की, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक को बोला जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरे को बोला जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो प्रॉपर्टीज those properties which are independent, those properties which are independent of amount of substance are called as intensive properties। अमाउंट पे डिपेंड ना करें। मान लें पानी कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कतरा हो वो भी कितने पे बॉयल होगा, वो भी 100 पे बॉयल होगा। 1 लीटर हो वो भी कितने पे बॉयल होगा, 100 पे बॉयल होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव, अमाउंट इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सही है, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, प्रेशर वगैरह वगैरह, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, इंटेंसिव। और वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करें,
extrinsic properties. Those properties which depend on amount of substance, ठीक है, are called as extensive properties. जो अमाउंट पे डिपेंड करेंगी वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाएंगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे मास, वॉल्यूम, हीट, ठीक है, ये सारी, हीट कैपेसिटी, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? एक्सटेंसिव। अमाउंट चेंज होगा, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। अमाउंट हाफ, प्रॉपर्टी हाफ, अमाउंट डबल, प्रॉपर्टी डबल। लेकिन इंटेंसिव में क्या है? अमाउंट चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। और याद रखो, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव गिव्स यू इंटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव गिव्स यू इंटेंसिव, ठीक है जी। इसको देखें, नोट करें। हाँ, तो हम इसमें देखेंगे थर्मोडायनामिक फंक्शन। थर्मोडायनामिक फंक्शन क्या है भाई? चेंज इन थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक फंक्शन। अब थर्मोडायनामिक फंक्शन कितने किस्म के हैं? दो, एक स्टेट फंक्शन, दूसरा पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो जो स्टेट पे डिपेंड करे, कौन सी स्टेट पे? इनिशियल और फाइनल पे। पाथ फंक्शन वो जो रास्ते पे डिपेंड करे। थर्मोडायनामिक्स पूरे में दो क्वांटिटीज हैं जो पाथ फंक्शन है, वो है हीट और वर्क, बाकी सारी स्टेट फंक्शन है। उसके बाद है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टीज जो एज ए होल पढ़ी जाए वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाएंगी? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक की दो टाइप्स हैं, एक को बोला जाएगा इंटेंसिव, दूसरे को बोला जाएगा एक्सटेंसिव। इंटेंसिव वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। जैसे मास अमाउंट पे डिपेंड करता है, हीट कैपेसिटी अमाउंट पे डिपेंड करता है, मोलर वॉल्यूम अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी वो क्या कहलाएगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आप इसको देखेंगे पूरा डिटेल में। हाँ जी, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। अभी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये दिया था हेल्महोल्ट्ज नामी साइंसदान ने। दिस लॉ वाज गिवन बाय हेल्महोल्ट्ज इन 1847, ठीक। और इस लॉ को हम कह सकते हैं कि ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है कि भाई एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से इसको चेंज करते हैं किसमें? दूसरी फॉर्म में। लेकिन एनर्जी टोटल क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can be changed from one form to other, and total energy remains constant, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मिसाल के तौर पर हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन से अगर बल्ब में जाती है तो रोशनी होती है, ठीक है। पंखे में जाती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये है। या
the total energy of system and surrounding is constant। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ सकती है, सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ सकती है, लेकिन टोटल क्या रहेगी? कांस्टेंट। मान लो ये कोई सिस्टम है, इसकी एनर्जी है 20 जूल और ये इसकी आसपास वाला रीजन है, इसकी एनर्जी है 10 जूल। अगर कोई बोले भाई टोटल कितनी है, तो टोटल क्या निकलेगी? 20 + 10 30। क्या हुआ कि सिस्टम से हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई सराउंडिंग में। अब जो नई स्टेज है, 5 इधर चले गए सपोज, या 2 इधर चले गए। अब ये 10 नहीं, ये 20 से हो गया 18, तो ये 10 से हो गया 12। अब देखो सिस्टम की पहले थी 20, अब 18, 10, 12। लेकिन अगर टोटल करें हम, टोटल अगेन, तो मानो सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। नहीं, सिस्टम की एनर्जी चेंज होगी, सराउंडिंग की एनर्जी चेंज होगी, लेकिन ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं क्या? डेल्टा E = Q + W। डेल्टा E = Q + W। दिस इज mathematical form. Here delta E is change in internal energy। डेल्टा E क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Q is heat। अब Q की साइन कन्वेंशन, Q पॉजिटिव भी हो सकता है, Q नेगेटिव भी हो सकता है। Q is positive when heat is added। जब हीट क्या हो? एडिड। Q is negative when heat is removed या lost। ठीक है। सेम केस W। W is work done। W क्या है हमारा? वर्क डन। W पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव W कब होगा? जब वर्क डन क्या हो? ऑन द सिस्टम हो। नेगेटिव कब होगा? जब बाय द सिस्टम हो। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? अब इसके ऊपर प्रॉब्लम जो टेस्ट में आ चुका है, आपने देखा होगा। A system gives off 200 joule of heat and at the same time 500 joule of work is done on it. Find delta E for the process। Find delta E for the process। अब ऑप्शन में मैं लिखूं सपोज 700 joules, 300 joules, -300 joules या none of these। अब सोचो, करो, ट्राई करो, देखो 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 क्या होगा इसका आंसर। जब तक मैं देखूं कि अगला क्या है। हाँ बोलो, सोचो। अब इसका डेटा बनेगा, देखो कि सिस्टम गिव्स ऑफ का मतलब है रिलीज। तो Q नेगेटिव होगी कितनी? 200 जूल एंड 500 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन। फाइंड डेल्टा E फॉर द प्रोसेस। डेल्टा E फाइंड करना है, तो डेल्टा E किसके बराबर है? Q + W। डेल्टा E किसके बराबर है? Q + W। तो डेल्टा E = Q। Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है -200। W कितना है? +500। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? +300 जूल। समझ में आ रही बात? चले एक और करते हैं। A system absorbs
1000 calories of heat and it does work of 400 calories. Find delta E for the process. Try करो. ठीक है, system absorbs 100 calories of heat and it does 400 calories of work. Find delta E for the process. सोचो 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 सोचो. अब देखो डेटा बनाए. सिस्टम एब्जॉर्ब्स तो मींस Q पॉजिटिव आ जाएगा आपका कैल्स, और इट डज वर्क सिस्टम काम करता है बाय द सिस्टम, तो ये W क्या हो जाएगा 400 कैल्स नेगेटिव. डेल्टा ई फाइंड करना है, तो डेल्टा ई किसके बराबर है Q प्लस W. Q कितना है 1000 प्लस माइनस 400, तो डेल्टा E का जवाब आ जाएगा 600 कैल्स. क्लियर है? क्या कंफ्यूजन है कोई? इसको नोट करो, देखो. हाँ जी, तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्महोल्ट्ज ने दिया था और ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की. ठीक है, इसके मुताबिक एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की या सिस्टम और सराउंडिंग की मिला के क्या रहेगी कांस्टेंट. सिस्टम की चेंज हो सकती है, सराउंडिंग की चेंज हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी सेम. और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W. डेल्टा E है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q है हीट, W है वर्क. Q पॉजिटिव हो सकता है कब, जब हीट एब्जॉर्ब हो. Q नेगेटिव कब हो सकता है, जब हीट रिलीज हो. और W वर्क डन है, W पॉजिटिव कब होगा, जब ऑन द सिस्टम हो. नेगेटिव कब होगा, जब बाय द सिस्टम हो. उसके बाद हम प्रॉब्लम करेंगे, तो देखें इसको. हाँ जी, तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद उसकी कुछ एप्लीकेशन है, जिसमें पहली एक टर्म आती है प्रेशर वॉल्यूम वर्क. ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क से मुराद यह है कि इस वर्क में प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होगा. अब प्रेशर का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो दो बातें होंगी, या प्रेशर डिक्रीज होगा या प्रेशर इंक्रीज होगा. अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. इसका मतलब है या यहां होगा एक्सपेंशन या यहां होगा कंप्रेशन. तो हम कह सकते हैं कि इट इज कंप्रेशनल और एक्सपेंशनल, कंप्रेशनल और एक्सपेंशनल वर्क. ठीक है, अब यहां या प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है, या प्रेशर क्या हो सकता है, डिक्रीज. अब इसको समझने के लिए हम एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं जिसमें एक आइडियल गैस इनक्लोज होती है. ठीक है, वी कंसीडर सिलेंडर इन विच एन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड. और ये जो गैस है, इस गैस का जो पिस्टन है, ये पिस्टन है मूवेबल और फ्रिक्शनलेस. दोबारा समझें, एक सिलेंडर है, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो वो सिस्टम बन गया, उसके अंदर आइडियल गैस बंद है, उसका जो पिस्टन है वो मूवेबल भी है और फ्रिक्शनलेस भी है. अब अगर हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस पिस्टन पे जोर जोर से मारेंगे, टकरें इसको, बोलेंगे ऊपर उठ जा, ऊपर उठ जा. ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पर देगची में आप पानी भरें और उसके ऊपर प्लेट रखें और उसको गर्म करें, तो जब पानी बॉयल होगा तो प्लेट में खड़खड़ पैदा होगी, प्लेट हिलने लग जाएगी. समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये है कि पहले वो प्लेट नहीं हिल रही थी, अब हिल रही है. अब क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है. अब क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है और इसका वेट बिल्कुल कम है,
तो क्या होगा, ये पिस्टन मान लो पहले लोकेशन ए पर है, अब यहां से ये शिफ्ट होगा, कहां पर पहुंचेगा, नाउ इट विल रीच लोकेशन बी। सो ए से बी तक जाते हुए ये मुफासला कवर करेगा, उस मुफासले को बोलेंगे डेल्टा एल। तो फिजिक्स की दुनिया में ये है कि अगर किसी के ऊपर फोर्स लगे और वो मुफासला कवर करे तो इसका मतलब वर्क इज डन। तो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां फोर्स जो बराबर होती है वो प्रेशर इनटू एरिया। तो वर्क इज इक्वल टू एफ की जगह आ जाएगा पी ए और ए की जगह आ जाएगा डी, डी की जगह मैं डेल्टा एल लिख रहा हूं। मैंने यहां पे वो H2 H-1 वाला नहीं, डायरेक्ट मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। एरिया 2 डायमेंशनल है, लेंथ 1 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशन हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए पी डेल्टा बी, ठीक है, दिस इज पी डेल्टा बी। अगर आप यहां गौर करें तो ये क्या है, ये रिवर्स है, ठीक है, मींस फोर्स और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब यहां क्या आएगा, नेगेटिव साइन, डिस्टेंस और फोर्स की डायरेक्शन। तो अब इसी में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाएं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग, और याद रखें दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब यहां से एक एमसीक्यू दिया चुका है कि भाई पीवी की डायमेंशन क्या है। मैं लिख देता हूं सवाल कि द पीवी हैज द यूनिट ऑफ फोर्स प्रेशर वर्क ऑन। तो पीवी का यूनिट क्या है, वही यूनिट है जो वर्क का यूनिट है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हमारी इक्वेशन थी डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है, Q प्लस W। अब W की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। ये P डेल्टा V यहाँ हो रहा है माइनस, बराबर की दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा E प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू Q, ठीक है। तो ये क्या है, ये अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस हिसाब से है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क के हिसाब से, क्लियर है। अब यहां पे देखें चार चीजें आई हैं, तो फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस भी चार हैं। ये कांस्टेंट होगा तो एप्लीकेशन बन जाएगी एडियाबेटिक, ये कांस्टेंट होगा तो कहलाएगा आइसोथर्मल, ये कांस्टेंट होगा तो आइसोबैरिक, ये कांस्टेंट होगा तो आइसोकोरिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस कितनी हैं, चार। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस क्या है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ठीक है। आइसोबैरिक का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मिक का मतलब है, तो आइसोकोरिक का वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। अब हम ये पढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब क्या है कि वो अमल जिसमें प्रेशर क्या, वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। तो दिस इज प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि आपका डेल्टा V ने क्या होना है, 0, और डेल्टा V कब 0 होगा, जब V1 और V2 आपस में क्या हो, बराबर हो।
अगर डेल्टा V 0 है तो अगर आप इक्वेशन में देखेंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 0। प्रेशर नहीं, वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ जी, तो अब इक्वेशन हमारे पास है Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब जैसा कि प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं प्रेशर नहीं, बार वॉल्यूम कांस्टेंट, एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो यहां हो जाएगा QV डेल्टा E प्लस P डेल्टा V की जगह क्या आ जाएगा, 0। कोई भी चीज कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसका चेंज 0 है, तो QV किसके बराबर होगा, QV इक्वल टू डेल्टा E। अगर इस इक्वेशन को हम रीड करना चाहेंगे तो ये इक्वेशन क्या बताती है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मींस जो आप हीट दोगे वो सारी की सारी कहां जाएगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। ये हो गया आइसोकोरिक। अब देखते हैं आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब क्या है, सेम। बैरिक का मतलब क्या है, वॉल्यूम ओ प्रेशर, सेम प्रेशर, और यहां क्या है, सेम वॉल्यूम। अब दिस इज प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर है तो इसका मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर फिक्स होगा। तो अब इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, डेल्टा E किसके बराबर है बताओ, Q किसके बराबर है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये इक्वेशन है। अब प्रेशर कांस्टेंट है, एज प्रेशर इज कांस्टेंट, तो यहां क्या 0 होगा बताओ, क्या 0 होगा कुछ? अगर आप सोच रहे हो कि P की जगह में 0 लिखूं तो शाबाश, गलत सोच रहे हो, क्योंकि P प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर 0 है, तो QP डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा E किसके बराबर होगा, E2 माइनस E1। डेल्टा V किसके बराबर होगा, V2 माइनस V1। अब छोटी सी डेरिवेशन कर लेते हैं हम ताकि थोड़ा आइडिया हो। E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1, E2 माइनस E1 PV2 माइनस PV1। अब 2 वाली इकट्ठे रखो, 1 वाली इकट्ठी रखो, तो क्या होगा, QP इक्वल टू E2 प्लस PV2, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा E1 प्लस PV1। अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों एक ही फंक्शन लग रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक में 2 है, दूसरे में 1 है। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको स्टेट पढ़ाया था, तो जहां सब स्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ वो फाइनल स्टेट है, जहां 1 लिखा हुआ वो इनिशियल स्टेट। तो ये QP किसके बराबर होगा, QP इक्वल टू, ये बराबर है H2, ये बराबर है H1, तो दिस इज इक्वल टू H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 किसके बराबर होगा, डेल्टा H। अब अगर इस इक्वेशन को रीड करें हम तो QP क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। देखो मेरे भाई लेक्चर को सारे नोट करो पूरा। हाँ जी, तो हम देखेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क में क्या होगा, एक्सपेंशनल वर्क भी हो सकता है, कंप्रेशनल वर्क भी हो सकता है। उसके लिए हमने एक सिस्टम कंसीडर किया जिसमें कोई आइडियल गैस बंद है, मूवेबल और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, हमने उसको हीट दिया तो उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी। पिस्टन पहले जिस पोजीशन पे था अब उससे थोड़ा और ऊपर चला गया। तो यहाँ पर फिजिक्स का एक कानून लगता है कि अगर किसी को पर फोर्स लगे और वो मुफासला कवर करे तो हम बोलेंगे उसने काम किया है, वर्क हुआ है। तो वर्क का फार्मूला हम लगाएंगे
तो यहां से इक्वेशन बन के आ जाएगी P डेल्टा P, ठीक है। P डेल्टा P माइनस साइन आएगा क्योंकि मूवमेंट की और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। अब इसी से फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर हम देखेंगे एप्लीकेशंस कितनी बनने लगती हैं, तो वो 4 बनने लगती हैं। एक आइसोकोरिक माना जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, आइसोबैरिक जब प्रेशर कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एडियाबैटिक जब हीट कांस्टेंट हो। आइसोकोरिक में जो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बनती है वो किसके बराबर होती है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और आइसोबैरिक में जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेवलप होती है वो किसके बराबर होती है? चेंज इन एंथैल्पी। तो इसको आप देखें पूरा। हाँ जी, तो देखें हमने लास्ट लेक्चर में एंथैल्पी एंड किया था, ठीक। प्रेशर वॉल्यूम वर्क में आइसो, अभी हमने बल्कि किया था आइसोबैरिक। अब है एंथैल्पी। एंथैल्पी को जाहिर किया जाता है H से। एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय H, ठीक। एंथैल्पी क्या है? द हीट content of the system is known as enthalpy। सिस्टम के अंदर जो हीट है उस हीट का नाम है एंथैल्पी। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। सिस्टम के अंदर जो हीट है उसका नाम क्या है? एंथैल्पी। या द sum of E and PV is known as enthalpy, ठीक। sum of E and PV is called an enthalpy। तो enthalpy बराबर होगी H is equal to E plus PV। अब देखें, जैसे एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं हो सकती, वैसे एब्सोल्यूट एंथैल्पी भी कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो इसीलिए वी आर इंटरेस्टेड इन चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H। अब चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। और एंथैल्पी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव? मैं एक्सटेंसिव भी लिख रहा हूं, इंटेंसिव भी लिख रहा हूं। इन दोनों में से कोई एक है वो मुझे आप कमेंट करके बताएं, ठीक। अब एंथैल्पी के चेंज से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा रिएक्शन की नेचर। साइन ऑफ डेल्टा H describes the nature of reaction। डेल्टा H क्या डिस्क्राइब करता है? रिएक्शन की नेचर। जैसे फॉर एंडोथर्मिक डेल्टा H इज पॉजिटिव, फॉर एक्सोथर्मिक डेल्टा H इज नेगेटिव। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H नेगेटिव है, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन डेल्टा E एंड डेल्टा H। अब देखें, हमने एंड की थी यहां पर डेल्टा H इज इक्वल टू QP, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या था? QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये फार्मूला था। QP की जगह अगर डेल्टा H आ जाए तो डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। और जनरल गैस इक्वेशन का लॉजिक लगाएं तो PV किसके बराबर होती है? nRT के। तो P डेल्टा V किसके बराबर होगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT।
अब फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H। फॉर लिक्विड और सॉलिड के लिए डेल्टा H किसके बराबर है? डेल्टा E के। क्यों? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड में देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। प्रेशर के चेंज करने की वजह से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि लिक्विड में भी पार्टिकल फेयरली क्लोज, सॉलिड में भी पार्टिकल टाइटली क्लोज, तो वहां पर प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से अगर आपके पास लिक्विड है या सॉलिड है तो उसमें डेल्टा H और डेल्टा E बराबर है। लेकिन फॉर गैसेस डेल्टा H डेल्टा E के बराबर हो सकता है, डेल्टा H डेल्टा E से बड़ा हो सकता है, डेल्टा H डेल्टा E से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, डेल्टा H डेल्टा E से छोटा भी हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब आप खुद ही सोचें कैसे हो सकता है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए या इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो डेल्टा H और डेल्टा E आपस में क्या होंगे? बराबर। जैसे मैं बोलूं कि फॉर विच रिएक्शन एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऑप्शन ए H2 I2 2HI N2 O2 2NO 2NO प्लस O2 2NO डी में मान लो और। अब बताओ कहां डेल्टा E और डेल्टा H आपस में बराबर होंगे? जहां पर वॉल्यूम का चेंज ना हो, नंबर ऑफ मोल्स का चेंज ना हो। अब अगर देखो इसके मोल कितने? एक और एक कितने हो गए? 2। इसके भी 2, तो डेल्टा N क्या होगा? 0। तो इसका मतलब यहां पर ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा H और डेल्टा E आपस में बराबर। यहां पर देखो एक और एक 2 तो यहां पर भी डेल्टा N क्या होगा? 0, और डेल्टा H और डेल्टा E आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। नोट कर सकते हैं, ये ऑप्शन बंद नहीं करना पड़ेगा। अब यहां देखो ये कितने? 2 और एक 1 3, ये कितने? तो अब यहां पर बराबर नहीं है तो डेल्टा N 0 नहीं आएगा, डेल्टा N 0 नहीं आएगा। अगर डेल्टा N 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब डेल्टा H और डेल्टा E आपस में बराबर नहीं होंगे। अब यहाँ डेल्टा N किसके बराबर होगा? 2 - 3 तो -1, इसका मतलब डेल्टा N किसके बराबर आएगा? नेगेटिव। तो अब अगर डेल्टा N 0 है तो डेल्टा H किसके बराबर है? और ये 0 कब होगा? जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल आपस में क्या होंगे? बराबर। डेल्टा H बड़ा कब होगा? बड़ा कब होगा? जब इसमें कुछ प्लस हो, E में कुछ प्लस हो तभी डेल्टा H का जवाब आएगा ना। डेल्टा H किसके बराबर है? डेल्टा E प्लस P डेल्टा V है डेल्टा N। इसमें कुछ प्लस करोगे तो जवाब इससे बड़ा है। तो प्लस इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो फॉर दिस डेल्टा N मस्ट बी पॉजिटिव, और डेल्टा N पॉजिटिव कब होगा? जब प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल से क्या हो? ज्यादा हो। और इसकी वैल्यू कब आएगी? जब इससे कुछ निकले। इसे कब निकलेगा? जब ये नेगेटिव हो। तो डेल्टा N क्या होना चाहिए? नेगेटिव। डेल्टा N नेगेटिव होगा, इसका मतलब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? तो ये है रिलेशन किसके बीच में? डेल्टा H और डेल्टा E के बीच में। अब एक और मैं सवाल लिखूं, फॉर विच रिएक्शन डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा E। डेल्टा H डेल्टा E से बड़ा है।
बोलो 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 बोलो। अब देखो डेल्टा H बड़ा कब होगा? जब डेल्टा N पॉजिटिव हो। और डेल्टा N पॉजिटिव कब होगा? जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो। इसके गिनो टोटल कितने हैं? 4। इसके कितने हैं? 2। इसके 2, इसके 3, इसके 2, इसके 3। प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो। प्रोडक्ट के मोल ज्यादा कहाँ है? इसमें तो क्या बनेगा ऑप्शन B एंड C। क्लियर है? तो ये था जी रिलेशन किसके बीच में? डेल्टा E और डेल्टा H के बीच में। इसको देखें आप। हाँ जी, तो हम देखेंगे कि एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम है, या मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं कि इंटरनल एनर्जी और पीवी के सम को क्या बोलेंगे हम? एंथैल्पी। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, माना स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंथैल्पी का यूनिट जूल है, किलो जूल पर मोल में भी मेजर किया जाता है, कैलोरी में भी मेजर किया जाता है। अब एंथैल्पी की एब्सोल्यूट एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम चेंज इन एंथैल्पी से हम सारी चीजें बता सकते हैं। और अगर किसी का डेल्टा H पॉजिटिव है तो वो एंडोथर्मिक होगा, डेल्टा H नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक होगा। डेल्टा H और डेल्टा E में रिलेशन की हमने इक्वेशन बनाई। लिक्विड और सॉलिड के लिए डेल्टा H और डेल्टा E आपस में बराबर होते हैं, लेकिन गैस में दोनों एक दूसरे के बराबर भी होते हैं, एक दूसरे से बड़े और छोटे भी हो सकते हैं। गैसेस वाली सिचुएशन में बराबर कब होंगे? जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल बराबर हो। डेल्टा H कब बड़ा होगा? जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो। डेल्टा E कब बड़ा होगा? जब रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हो। इसके हम प्रैक्टिस भी की है। हाँ जी, तो अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो मैंने टाइम को कम करने के लिए पहले से कुछ टर्म लिखी हैं और कुछ फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट की जब भी बात हो तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा 25 डिग्री सी और प्रेशर लेना पड़ेगा 180। टेम्परेचर 25 डिग्री सी और प्रेशर 180 m। इस कंडीशन पर जो स्टेबल स्टेट होगी उसे स्टैंडर्ड स्टेट बोला जाएगा। समझ में आ रही बात? तो डेफिनेशन क्या है? द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस at 25 degree C and at 180 m pressure, which is the most stable state, is called as standard state। और जब भी स्टैंडर्ड की बात आएगी तो उसके साथ नॉट लगा हुआ होगा। नॉट, जिसके साथ भी नॉट है दैट इज स्टैंडर्ड। अब उसके बाद है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। अब अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, कितनी हीट रिलीज हुई या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो, व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो उस दौरान जो एंथैल्पी होगी या जो हीट होगी उसे बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रही बात? ड्यूरिंग रिएक्शन क्या बातें होंगी? दो हो सकती हैं, या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसे भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा, या एनर्जी रिलीज हो तो उसे भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या हो? स्टैंडर्ड कंडीशन। इसीलिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को जाहिर कैसे किया जाएगा? डेल्टा H, यह है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H नॉट। समझ में आया? जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाते हैं? H2। अब ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नॉट, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? CO2। माइनस का मतलब क्या है? प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज। अब डेल्टा H एंथैल्पी चेंज एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, तो इसीलिए अगर आप उसके मोल बढ़ाओगे तो ये एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर 1 मोल कार्बन के लिए ये एंथैल्पी है, तो 2 मोल के लिए क्या होगा? इसको डबल कर दो। हाफ मोल के लिए क्या होगा? इसको आधा कर दो। तो इट मस्ट बी नोटेड दैट डेल्टा H इज एक्सटेंसिव क्वांटिटी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा या जितना प्रोडक्ट बनेगा उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। उसके बाद है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटम बनाना। तो
तो चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड स्टेट, तो उसे क्या बोला जाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे H2 से गैस बना, एटमाइजेशन कितनी? 218 किलो जूल पर। सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बना, कितना है? 107 किलो जूल पर। अब देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है? दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक माना एनर्जी एब्सॉर्ब। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये है कि जब किसी भी कंपाउंड का एक मोल बने, किसी भी कंपाउंड का कितना मोल बने? एक मोल बने। किससे बने? उसके एलिमेंट से बने। और एलिमेंट्स की स्टेट कौन सी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट। तो उसे बोला जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन, और वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। डेफिनेशन, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन one mole of a substance is formed from their elements under standard states. Change in enthalpy when one mole of a substance is formed from their elements under their standard stable states, उसे बोला जाएगा कॉल्ड एज हीट या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर टेम्परेचर 180 कर दें, नहीं, टेम्परेचर 25, तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला जाएगा। अब इसके लिए कंडीशन है कि स्टैंडर्ड स्टेट, और याद रखो द हीट of formation या enthalpy of formation of elements in their standard stable state is 0। ये enthalpy of formation standard state में क्या मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं भाई हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म है? H2। कौन सी गैस? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या मानी जाएगी? 0। ऑक्सीजन O2 गैस, 0। ब्रोमीन Br2 गैस नहीं, लिक्विड। आयोडीन I2 सॉलिड। इन सारों की डेल्टा HF0 क्या मानी जाएगी? 0। क्यों 0? क्योंकि इसको हमें बनाया नहीं, कुदरत में पहले से अवेलेबल है। अब याद रखें, जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है, compounds having negative values of delta HF0 are considered as stable compounds। जिनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है उन्हें स्टैंडर्ड स्टेबल माना जाएगा, और जिनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है उन्हें क्या माना जाएगा? अनस्टेबल माना जाएगा। समझ में आया? और जितना ज्यादा नेगेटिव में मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। नेगेटिव में वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल, नेगेटिव में वैल्यू जितनी कम उतना वो कम स्टेबल। मान लो A B मिलके C बनाते हैं और इसका डेल्टा H मान लो है -30 किलो जूल पर, और एक कोई कंपाउंड है X + Y, ये मिलके Z बनाते हैं, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है -80 किलो जूल पर। अब आपसे पूछा जाए भाई इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो जिसका डेल्टा H ज्यादा नेगेटिव वो उतना ज्यादा स्टेबल। और सेम केस A B मिलके C बना रहे हैं, इनका डेल्टा H मान लो है +20, और X + Y मिलके बना रहे हैं कोई कंपाउंड Z है, इसका डेल्टा H है मान लो -50। आपसे पूछा जाए कौन स्टेबल होगा कौन अनस्टेबल होगा, तो ये प्लस वाला ये अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा। समझ में आ रही बात? और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन कैसे लिखा जाए? मान लो
मुझे इक्वेशन बनानी है भाई H2O की, हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन बनानी है H2O2 H2O। अब बैलेंस करने के लिए मुझे प्रोडक्ट को नहीं बैलेंस करना पड़ेगा, रिएक्टेंट हाफ हो गई बैलेंस, गैस करके इधर हाफ नहीं इधर हाफ, ठीक है। मान लो ये करेक्ट है, मान लो A प्लस B देते हैं C, इसका डेल्टा H मान लो है -10। अगर मैं इसको यूं करूं C A प्लस B तो इसका डेल्टा H क्या हो जाएगा, इक्वेशन रिवर्स, तो डेल्टा H भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये बातें जहन में रखनी आपने, देखिए इसको। हाँ, तो हमने स्टैंडर्ड, हम देखेंगे स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। जब आपका टेम्परेचर हो 25 डिग्री C, प्रेशर हो 1 atm, तो वो स्टेट कहलाएगी स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। और स्टैंडर्ड स्टेट पर अगर जो एंथैल्पी मेजर की जाएगी उसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अब रिएक्शन में दो बातें होती हैं, या एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद हमने एटमाइजेशन पढ़ी, ठीक है। एटमाइजेशन में क्या है, जब 1 मोल गैसियस एटम बनेंगे उसके एलिमेंट से, तो उसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे या सब्लिमेशन भी बोलते हैं, ठीक। अब ये एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक माना पॉजिटिव होगा। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मींस अमाउंट चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, अमाउंट कम इसकी वैल्यू कम। और क्या है, हमने पढ़ा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या है कि भाई जब 1 मोल कंपाउंड का बने उसके एलिमेंट से, और एलिमेंट की स्टेट कौन सी हो, स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और जब स्टैंडर्ड स्टेट होगी तो एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या मानी जाएगी, 0, क्योंकि वो उस पे पहले से बने हुए, हमें बनाने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं। और रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा ये भी हम देखेंगे। और जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला स्टेबल है, पॉजिटिव वाला अनस्टेबल है। लेकिन अगर दो नेगेटिव की वैल्यूज हैं तो जो नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी का मतलब नंबर जितना बड़ा होगा वो उतनी स्टेबल होगी, ठीक। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इस चैप्टर का लास्ट और सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। पढ़ाई आप अच्छे तरीके से करते रहें, और ये फर्स्ट ईयर का सेकंड लास्ट चैप्टर है, जैसा नहीं बल्कि इसके बाद 2 रहते हैं, एक बॉन्डिंग वाला और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, ठीक है। तो अब हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन, इस लॉ की स्टेटमेंट काफी दफा पेपर में आती है, क्लियर कट आती है। क्या कहता है ना कि इफ अ रिएक्शन occurs in one step or in several steps, रिएक्शन एक स्टेप में हो या ज्यादा स्टेप्स में हो, एंथैल्पी चेंज इज सेम इन ऑल केसेस। रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, एंथैल्पी चेंज सारे केसेस में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। मान लो, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल substances and it is independent of followed path। फॉलोड पाथ पे एंथैल्पी चेंज डिपेंड नहीं करती। एंथैल्पी चेंज किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। और ये सवाल आ भी चुका है कि विच, लिख भी देता हूं, विच लॉ
proves that enthalpy is a state function. First law, second law, Hess's law, और तो Hess's law बताता है कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। मान लो A B1 में कन्वर्ट हुआ, इसकी एंथैल्पी डेल्टा H सिंगल स्टेप है। फिर A C में कन्वर्ट हुआ, इसकी एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1। C D में कन्वर्ट हुआ, इसकी एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 डेल्टा H3। तो अकॉर्डिंग टू लॉ रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप्स में हो, एंथैल्पी चेंज सेम होगी। तो डेल्टा H किसके बराबर होगा? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। समझ में आ रही बात? क्या कंफ्यूजन है? अब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हम CO2 की फॉर्मेशन देखेंगे। किसकी फॉर्मेशन देखेंगे? CO2 की फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब एक तरीका यह है कि भाई C मिले O2 के साथ CO2 बनाए और इसका एंथैल्पी चेंज कितना है मैंने अभी लिखवाया था आपको इस इक्वेशन में 394। ठीक है, 394 किलो जूल पर मोल। ये एक स्टेप है, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। ये एक तरीका यूं समझ लें, √1। √2 में क्या है? CO2 मिले, CO बना है, C और O2 मिलकर क्या बना है? CO बैलेंस करने के लिए आप करते हैं। अब इसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो कितनी है? माइनस, और यही CO फिर O2 के साथ मिलके क्या बना है? CO2 बना है। इसकी एंथैल्पी है 111 और इसकी एंथैल्पी है 283। ठीक, किलो जूल पर मोल। अगर हम इन दोनों को सम करें तो ये क्या है? ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। तो दिस इज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो ये कितना हो जाएगा? -394 और ये भी कितना है? -394। हेंस लॉ इज वेरीफाइड। ठीक है, अब इसके बाद है बॉर्न हैबर साइकिल। अब ये दो साइंसदानों के नाम हैं, एक बॉर्न दूसरा हैबर। इन्होंने एक तरीका बनाया used to determine साइकिल। ये दो साइंसदानों थे, उनके नाम पे है ये। लैटिस एनर्जी के लिए बाइनरी आयोनिक कंपाउंड, यहाँ मैंने आयोनिक कंपाउंड लिखा है, आयोनिक, यहाँ आप क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख सकते हैं, ये बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन किताबों में आयोनिक कंपाउंड लिखा हुआ तो मैंने भी वही लिखा। अब ये क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द एंथैल्पी चेंजेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सारी एंथैल्पी चेंजेस का सम क्या है? 0। और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं की जा सकती, तो वहां पर ये यूज होता है। अब देखो क्या करते हैं, NaCl फॉर्मेशन, Na प्लस Cl2, ये मिलके क्या बनाएगा? ये मिलके बनाएगा NaCl। ये सॉलिड,
ये गैस, ये सॉलिड। बैलेंस करने के लिए हाफ लगाएं। अब यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज डेल्टा एच एफ, ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, डेल्टा एच एफ। अब इसको मैं Na सॉलिड से बनाऊं Na गैस। Na सॉलिड से क्या बनाऊं? Na गैस। Na सॉलिड से जब ये Na गैस बना तो ये कहलाएगी डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन, ठीक। और ये मान लो हाफ Cl2 से ये बना Cl गैस, तो ये भी क्या है? डेल्टा एच एटमाइजेशन। अब ये Na गैस है, Na गैस से मैंने बनाया Na और Na प्लस गैस, ये क्या है? ये डेल्टा एच आयोनाइजेशन। Cl गैस से ये मैंने बनाया Cl नेगेटिव गैस, ये क्या है? डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखो ये Na प्लस बन गया, ये Na माइनस बन गया। अब ये दोनों मिलकर ये बनाएंगे तो ये प्लस गैसियस आयन माइनस गैसियस के टाइम, तो ये डेल्टा एच क्या कहलाएगा? ये डेल्टा एच कहलाएगा लैटिस एनर्जी। अब अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो यहां से यहां तक एक रूट है, यहां से यहां तक ये एक रूट है, इसको मैं बोलूं डेल्टा एच। यहां से दिस इज सेट टू बी, ध्यान देना बस, ये क्या है? डेल्टा एच, यहां से यहां तक डेल्टा एच, जिसको मैं डेल्टा एच एफ लिखता हूं। यहां से यहां तक बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो इसको मैं नाम देता हूं डेल्टा एच एक्स। तो डेल्टा एच एक्स प्लस यहां से यहां तक ये क्या है? डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। अब ये फार्मूला आ चुका है काफी दफा इसके टेस्ट कि डेल्टा एच किसके बराबर है? डेल्टा एच एक्स डेल्टा एच एल ई। अब अगर इसको खोलें तो ये डेल्टा एच क्या है? ये डेल्टा एच है हीट ऑफ फॉर्मेशन। एच एक्स क्या है? इसमें पहला क्या है? एटमाइजेशन, प्लस फिर क्या आया? आयोनाइजेशन, फिर क्या आया? जगह नहीं है यहाँ, देखो इसमें क्या आ रहा है? एटमाइजेशन सोडियम की, फिर सब्लिमेशन लिख देता हूं, ये डेल्टा एच एफ, ये क्या है? डेल्टा एच एटमाइजेशन किसकी? सोडियम की, फिर डेल्टा एच आयोनाइजेशन किसकी? सोडियम की, फिर डेल्टा एच एटमाइजेशन किसकी? क्लोरीन की। लेकिन उसका क्या लेंगे? हाफ लेंगे। क्यों हाफ लेंगे? क्योंकि हाफ मोल यूज हो रहा है, ठीक है, हाफ। फिर डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेंगे हम, ठीक है, ये 4 प्लस ये अपना डेल्टा एच एच। अब इसमें सारी चीजें गिवन होंगी, ये चीजें मालूम। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। इस फार्मूले पे ध्यान दो, इस फार्मूले पे ध्यान दो, दोबारा समझो। हम लैटिस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो सकती, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बॉर्न-हैपर साइकिल लगाते हैं। और बॉर्न-हैपर साइकिल किसका यूज करती है? हेसेस लॉ का। Na क्लोरीन, इन्होंने NaCl सॉलिड बनाया, यह हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर हमने इसका दूसरा रूप लिया कि सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बनाया, एटमाइजेशन, गैस से फिर आयन बनाया, आयोनाइजेशन, फिर क्लोरीन हाफ से क्लोरीन बनाया, क्लोरीन एटमाइजेशन, क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बनाया, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब ये आयंस बन गए, ये आयंस मिल गए तो उन्होंने सॉलिड बना लिया, लैटिस एनर्जी। तो ये है एक तरीका डेल्टा एच, ये बराबर किसके होगा? डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल ई। अब डेल्टा एच एक्स में कितनी एनर्जी आती है? 4, ये सारी। तो यहां तक हमारा ये एंट्री टेस्ट का चैप्टर हुआ पूरा। पढ़ाई आप अच्छे तरीके से करते रहें, चीज़ों को समझते रहें, मेरे से जो बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ। कभी कभी लेक्चर डिले भी होता है क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करके हम पूरा कर देते हैं, तो कोई चीज़ रह जाती है जिसकी वजह से मसले मसाइल होते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ
कि आपकी सिलेक्शन में अगर मेरा कोई 1% भी कंट्रीब्यूशन है और आपको लगता है कि 1% कंट्रीब्यूशन सर की तरफ से, तो ये मेरे लिए बड़े रिवार्ड, एजाज़ और फ़ख्र की बात होगी। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।